Assalamualaikum students, welcome to biology class. This is lecture number 3 of chapter number 27 which is man and his environment. पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं और उन रिसोर्सेज से ह्यूमंस कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। साथ हमने ये भी पढ़ा कि ह्यूमंस इन रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं और किस तरह वो डिप्लीट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी से रिलेटेड है, डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह डिप्लीट कर रहे हैं या डिग्रेड कर रहे हैं। सबसे पहला है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब है कि स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे उस स्पीशी का एक भी इंडिविजुअल मौजूद नहीं है। एक्सटिंक्शन का मतलब ही ये है कि दुनिया में कहीं भी उस स्पीशी का कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं है, तो हम उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट स्पीशी डिक्लेयर कर देते हैं। रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज़ की। फर्स्ट वन है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब है हम बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सेकंड है ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग स्पेशली उन एरियाज़ में, सेकंड जो पॉइंट है ओवर फिशिंग ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा है जो कि कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ के इर्द गिर्द के ममालिक की ज़्यादातर फूड फ़िशेज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ का इस्तेमाल करने की वजह से फ़िशेज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट है कटिंग डाउन ऑफ नेचुरल वुड्स। नेचुरल कुदरती जो वुडलैंड्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लैंड क्लियर करके हम वहाँ पे क्रॉपिंग करना चाहते हैं या फिर अपने रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं या फिर वहाँ पे घर बनाने के लिए उन फॉरेस्ट को हम कट करते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। वुड्स को काट कर हम फर्नीचर के लिए लकड़ी निकाल देते हैं या उनको हम घरों में विंडोज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल रिक्वायरमेंट यानी हम आग जलाने के लिए भी इनको काट रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी रीज़न्स दी हुई हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ की। इसमें है लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी उनके रहने की जगह ही जब हम छीन लेंगे तो वो स्पीशीज़ कहाँ रहेंगी। हैबिटेट का मतलब कि हम दरख्त वगैरह काट रहे हैं ताकि हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीशीज़ हैं, हमारे इकोसिस्टम की स्पीशीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और हमने पढ़ा था कि कोई एक स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो तो पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। लेक ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ह्यूमंस प्रेडेशन कर रहे हैं, शिकार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरा, हम डिप्लीशन ऑफ लैंड, हम अपने लैंड को डिप्लीट कर रहे हैं। कैसे? हमें पता है 30% टोटल जो अर्थ है उसके ऊपर 30% लैंड है और उस 30% में से 11% कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कोशिश क्या है कि हम बाकी जो एरिया है, बाकी जो फॉरेस्ट्स हैं, वुडलैंड्स हैं, हम उनको काटें और उनकी जगह पे फार्मिंग शुरू कर दें। फार्मिंग का मतलब कि हम क्रॉप्स उगाएं, कोई भी क्रॉप हम उगा सकते हैं, या हम होम्स, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड को काट रहे हैं, या हम इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रिक्रिएशन का मतलब पार्क्स वगैरह बनाने के लिए हम लैंड को डिप्लीट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। मोर पॉपुलेशन मोर फूड टू फीड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए, रोड्स के लिए, एक नया शहर आबाद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है। और वो लैंड हम कैसे कर रहे हैं? वो लैंड हम अपने फॉरेस्ट को काट कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का हैबिटेट है। स्पीशीज़ का हैबिटेट डिग्रेड होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीशीज़ भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि लैंड की डिप्लीशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल आहिस्ता आहिस्ता बैरन होती जा रही है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को हम डिप्लीट कर रहे हैं, हम पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा ओवर यूज़, बहुत ज़्यादा हम ब्रश करते हुए, अक्सर देखा जाता है ब्रश करते हुए हम
ब्रश करते रहते हैं और जो टैब है उसको ऑन रखते हैं। पानी हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। ओवर यूज़ की वजह से पानी की कमी है। पानी एक्चुअली ख़त्म नहीं होता ज़मीन से, ना ही ज़मीन में अर्थ की बाउंड्री के अंदर ऐड हो रहा है, ना ही वहाँ से रिमूव हो रहा है। मसला क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। एक्चुअली जो वाटर है वो नेचुरली वेस्ट से प्यूरीफाई होता है। अगर वाटर कहीं भी है कि सीवरेज है या जहाँ कहीं भी वाटर है, वो इवेपोरेट होगा, एयर में जाएगा। एयर में जाने के बाद वहाँ पे कंडेंस होगा क्लाउड्स की फॉर्म में, और कंडेंस होने के बाद वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ज़मीन पे आएगा, यानी बारिश की फॉर्म में ज़मीन पे आएगा, और ज़मीन से फिर एब्जॉर्ब होके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जो हमारे वाटर टेबल है। वहाँ से हम फिर से पंप के थ्रू घरों में इस्तेमाल करने के लिए निकाल लेते हैं। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन ह्यूमन इंटरप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये जो नेचुरल वे है प्यूरिफिकेशन का, ये डिस्टर्ब हो चुका है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से रेनफॉल भी कम हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट काट रहे हैं हम। फॉरेस्ट काटने से रेनफॉल कम, और वाटर की प्यूरिफिकेशन का नेचुरल साइकिल भी कम हो गया है, बहुत स्लो हो गया है। इसके अलावा हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम जो सीवरेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट के थ्रू प्यूरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और इस बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। इशन ऑफ फॉसल फ्यूल हमने पीछे डिटेल से डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इधर मज़ीद पॉइंट ऐड नहीं किए। फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, कोल, ऑयल, पीट, नेचुरल गैसेस आ जाते हैं, और एक दफ़ा ये यूज़ हो गए तो फिर दोबारा से ये नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको कई साल लग जाते हैं बनने के लिए। हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम इसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज हमारे हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन द पास्ट ह्यूमन बींग्स लेड सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं थी, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की की है, हमारी सोसाइटी ने प्रोग्रेस की है, तो एनर्जी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हम क्या कर आजकल क्या है, घर बंद हैं और घरों में 10-10 एनर्जी सेवर चल रहे होते हैं, जबकि पहले ज़माने में पास्ट में क्या हो रहा था, घर खुले थे, सूरज की रोशनी को लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ऑपोजिट हो रहा है, हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। इन मॉडर्न होम्स यूजेस मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस सच एज वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन्स, और कुकिंग के लिए हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हम ऑफिसेज़ में अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, ऑफिसेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग्स हैं, which make use of a lot of energy in the lighting, air condition and many office equipment like photocopier, computer, telephones, telex and fax machines। तो ये डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव changed over the year, but most of them still obtain their energy by burning fossil fuels। फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास पेट्रोलियम आ जाता है, गैस आ जाती है, हमारी गाड़ियाँ, बसेस, मोटरसाइकिल सभी क्या है, पेट्रोल पे चल रहे हैं। कार्स, टैक्सीज रन ऑन पेट्रोल, हैवी व्हीकल्स सच एज बसेस, लॉरीज, यानी ट्रक, शिप्स एंड सम ट्रेन रन ऑन डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। एंड एयरप्लेन्स रन ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल सिमिलर टू केरोसिन जैसे, यानी ये सारे क्या हैं, ये हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ हैव बीन ऑलवेज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये पहले बता दिया कि एनर्जी में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैंस इम्पेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। बहुत सारा हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे मज़ीद हैं। पास्ट के ह्यूमन बींग्स और आज के ह्यूमन बींग्स में बहुत चेंज आया है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई है, इंसान ने अपनी निश यानी अपने इकोसिस्टम में जो वो फूड ले रहा है, जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो चेंज किए हैं। साथ ही साथ उसने अपना हैबिटेट भी चेंज कर लिया है, अपना रहने के लिए जगह भी चेंज कर ली है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है मैन चेंज इट्स निच इन इन्वायरमेंट। पहले क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर्स, पहले वो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, सिंपल फ्रूट्स
और वेजिटेबल्स पर गुजारा करते थे, लेकिन अब वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, अब वो हंटिंग कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं। सेकंड है मैन चेंज्ड हैबिटेट भी चेंज हुआ। जैसे पहले वो गारों में रहते थे और अब कंस्ट्रक्शन ऑन होम्स, मेकिंग क्लॉथ्स, यूज़ एनर्जी। तो जैसे आपको दोनों पिक्चर्स में भी शो हो रहा है कि पहले इंसान का हैबिटेट क्या था, वो सिंपली इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऐड नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा था, सिंपल घर थे या फिर केजेस में रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम कटिंग करके घर बना रहे हैं और उस घर में भी हम लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशन के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स, हर चीज़ के लिए हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन प्रेशर। अभी हमने देखा कि ह्यूमंस पास्ट में कैसे थे और अब किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी देखा, पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पे बर्डन नहीं था, लेकिन अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इन्वायरमेंट पे बर्डन बनता जा रहा है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज बर्डन पड़ रहा है, वो रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड थिंग्स दैट इफेक्ट दैम। सेकेंड है रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और इस तरह ये इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ जो अभी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए बल्कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए तो वो रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाते हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत बढ़ जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही इन्वायरमेंट पे बर्डन ज़्यादा होता जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, इन 1947 पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज 32.5 मिलियन एंड इन 2000 इट वाज 150 to 160 मिलियन की। यानी पाकिस्तान की आबादी जो 1947 पे 3 करोड़ थी और अब बढ़ के 15 करोड़ से 16 करोड़ तक चली गई है। बल्कि अब अगर हम 2020 में करें तो ये 21 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इन्वायरमेंट पे बर्डन पड़ता है, हम फिर उतनी ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं। अब हम कुछ रीज़न्स देखते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, क्यों पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी तेज़ी से बढ़ने की पॉपुलेशन की क्या नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 डिज़ीज़ प्रिवेंशन, मेडिसिन, पब्लिक एंड पर्सनल एंड फूड हाइजीन। यानी हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के साथ साथ हमने अपनी मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ को भी बेहतर बनाया है। कोई बुखार हो, कोई ख़तरनाक बीमारी हो, फ़ौरन से हमारे पास वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, सिरप हैं। तो इस तरह हम अपनी डिज़ीज़ से प्रिवेंट होते हैं, डिज़ीज़ से बच जाते हैं, जिससे हमारा लाइफ स्पैन जो है या जिससे लाइफ वो बच जाती है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, इसका नतीजा क्या हुआ है? ओवर क्राउडिंग, ज़मीन पर या अर्थ पर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, क्राउड ज़्यादा हो गया है। लेस लिविंग स्पेस, ये रहने के लिए जगह कम हो गई, हम बहुत ज़्यादा लैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, फॉरेस्ट काटना शुरू कर दिए हैं। मोर पीपल, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा क्राइम होगा, वायलेंस होगी और सोशल डिजीज़ का मतलब कत्ल गारत है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं। रिसोर्सेज कम हो तो फिर अफरा तफरी का आलम हो जाता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम हो तो सोशल डिजीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं,
डाका डालना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू। इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय एफिशिएंट एग्रीकल्चर, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि नए नए सीड्स आ रहे हैं, ऐसे सीड्स जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, जिनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? स्टारवेशन थ्रू लेक ऑफ सफिशेंट फूड। फूड तो इम्प्रूव हुई है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन फूड की क्वांटिटी इम्प्रूव नहीं हुई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हाउसिंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्रूव्ड, हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बहुत। थर्ड पॉइंट है हाउसिंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्रूव्ड। लिविंग स्टैंडर्ड आर इम्प्रूव्ड का मतलब कि हमने अपनी स्टैंडर्ड्स इतने इम्प्रूव कर लिए हैं। जैसे अब हम सिंपल फूड की बात करते हैं, हम कैन फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम पैकेज्ड मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं, पैकेज फूड यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा इससे क्या हुआ कि इससे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस का हम पे कांटेक्ट कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन विल आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई, और जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट ज़्यादा होता जा रहा है। बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा बर्थ रेट है। फोर्थ है चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, पेरेंट क्राफ्ट एंड वेलफेयर सर्विसेज, ये सब रिलेटेड है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। बच्चे पैदा होते हैं, बचपन से ही उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी जाती है, चाइल्ड केयर हो गया। इसके अलावा पेरेंट क्राफ्ट का मतलब है कि फ़ीमेल्स को एजुकेशन दी जाती है, ऐसे ऐसे क्लासेस दी जाती हैं अपने बेबीज़ को किस तरह आपने प्रोटेक्ट करना है, किस तरह उनकी प्रोटेक्शन करनी है, ऐसे कौन से आपने हाइजीनिक मेजर्स यूज़ करने हैं ताकि आपके बेबीज़ के अंदर डिजीज़ डेवलप ना हो सकें। वेलफेयर सर्विसेज बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो कि ऐसे लोग जो लिविंग कंडीशन से नीचे आ जाते हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री साइड, वही पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, डेथ रेट कम हो गया। तो उनके लिए अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो वही बात, लैंड की ज़रूरत है, हैबिटेट की ज़रूरत है, उनको खाने की भी ज़रूरत है, तो इसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे लैंड पे पड़ रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री साइड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो हम हर तरह से अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम होते। नेक्स्ट है डिफरेस्टेशन, रिफरेस्टेशन, एफरेस्टेशन। डिफरेस्टेशन का मतलब हम अपने फॉरेस्ट को काट रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, बेशक वो फूड के लिए है या फिर वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए है या रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जब हम अपनी फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिफरेस्टेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन रिफरेस्टेशन है या फिर एफरेस्टेशन है। रिफरेस्टेशन किसे कहते हैं? इन क्लियर कट एरिया वेयर ऑल द ट्रीज हैव बीन रिमूव्ड, रीस्प्राउटिंग फ्रॉम स्टम्प एंड सीड जर्मिनेशन इज़ कॉल्ड रिफरेस्टेशन। यहाँ पे अब आप डिफरेंस देखें। डिफरेस्टेशन का मतलब है कि पहले पास्ट में कोई फॉरेस्ट था लेकिन हमने या किसी भी वजह से वो डिग्रेड हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गई वहाँ पे, तो हम उसी एरिया पे दोबारा से प्लांटिंग कर रहे हैं, रीस्प्राउटिंग करवा रहे हैं या फिर हम सीड के थ्रू उनको प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो इसको हम कहेंगे इस प्रोसेस को रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि ऐसा एरिया जहाँ पे पहले कोई भी प्लांट्स मौजूद नहीं थे, कोई फॉरेस्ट नहीं था, वहाँ पे सीड के थ्रू वाटर अप्लाई करके हम वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करवा रहे हैं। तो रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में यही डिफरेंस है कि पहले से जहाँ पे मौजूद प्लांट हैं उनको कट करके दोबारा से, अगर वो कट हो जाएं या वहाँ से ख़त्म हो जाएं तो उनको दोबारा से यूटिलाइज़ करना और इस एरिया को यूटिलाइज़ करना और दोबारा से फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना रिफॉरेस्टेशन है। जबकि एफॉरेस्टेशन क्या है? एक नई जगह से फॉरेस्ट बिल्ड करना, उसको हम कहेंगे एफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन भी यहाँ पर दी हुई है। एफॉरेस्टेशन इज़ द एस्टेब्लिशमेंट इन न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली।
Importance of forest. Shyam is overwhelmed to see the greenery of forest. Forests have lot of contribution to our life. Let us have a look at a few of them. Air. Forest purifies the air by releasing oxygen. Medicine. Many forest plants are the source of medicine. All the parts like roots, barks and leaves have medicinal value. Water. Forests improve water quality by slowing and filtering rainwater. They also protect the watersheds. Wood. We get timber from forests to build furniture, ships and houses. Food product. We get many varieties of fruits and honey from the forest. Shade. By cooling the air and ground around them, the shade from the forest trees help to cool Earth's temperature. Cooling. Forests help in absorption of solar heat during evaporation and transpiration. Carbon dioxide level. They help to maintain the carbon dioxide level and hence give a boost to plant growth. Local climate. They help in maintaining the local climate and hence help fight climate change. पॉइंट्स आपने इस वीडियो में भी देख लिए हैं, चंद एक यहाँ पे भी डिस्कस है। प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सोर्स ऑफ फूड बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है किस तरह फर्स्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मैंने आपको पहले बताया था किसे कहते हैं। टॉप लेयर का रिमूव होना, ऐसी लेयर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद थे उस लेयर का रिमूव हो जाना, उस सॉइल लेयर का रिमूव हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, या फिर हम फॉरेस्ट की बात करें, वो क्या करते हैं, उनकी रूट्स सॉइल के अंदर एंकर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड करके रखती हैं। होल्ड करके रखने से अगर बारिश आ भी रही है तो बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं होगी, सरफेस लेयर रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसी एरिया में ही रहेंगे। सोर्स ऑफ टिम्बर, ये भी आपने पढ़ा है कि किस तरह फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फायरवुड घरों में लकड़ी के तौर पे जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत हैं। इन्वायरमेंटल बफर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों पॉइंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट एक्ट एज इन्वायरमेंटल बफर्स, इन्वायरमेंटल बफर के तौर पे काम करते हैं। कैसे, यहाँ पे अब आपको एक डायग्राम दिखाई है। यहाँ पे आप क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जो है वो डायरेक्टली नीचे सॉइल के ऊपर हिट नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे जो लीव्स हैं पहले उनके यूपर गिरेगी और एक एक करके ड्रॉप बाय ड्रॉप वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। यूँ सॉइल के ऊपर बहुत आराम से पानी पहुँचेगा। जबकि अगर हम साइडों पे देखें तो डायरेक्टली हिट कर रहा है। सम टाइम बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पे स्प्लैशेस, सॉइल के ऊपर स्प्लैशेस बन जाते हैं। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से पानी जब बहता है तो ये टॉप लेयर रिमूव हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे, लीव्स इन जो वाटर पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉप्स हैं इनको इंटरसेप्ट करते हैं, इनको रोकते हैं और उनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम करके ज़मीन तक पहुंचाते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंटल बफर है। इन्वायरमेंट जो है वो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, फॉरेस्ट जो है वो हमारे क्लाइमेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। कैसे, वो इन्वायरमेंट में कूलिंग करते हैं। इसके अलावा बारिश का बायस बनते हैं। अगर फॉरेस्ट रिमूव कर दिया जाए तो क्लाउड रिमूव हो जाएंगे, क्लाउड रिमूव होंगे तो रेनफॉल कम हो जाएगा और यूँ हमारे दिन और रात के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है
फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट हैबिटेट्स है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, बड़े मैमल्स से लेके स्मॉलेस्ट एनिमल्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स, उनका हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट है। बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विद इन एन इकोसिस्टम एंड रिजल्टिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन विद देम इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ हैं और वो किस तरह इंटरेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो अगर हम देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, और ये कहा जाता है कि इन एरियाज़ में अभी तक हम क्लियरली बता नहीं सकते, इस फॉरेस्ट के अंदर हम बता नहीं पा रहे कि टोटल बायोडाइवर्सिटी है कितनी। यानी अंदाज़ा लगाया कि अगर हम इस एरिया को इस तरह फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं तो उनका हैबिटेट कम होता जा रहा है, हैबिटेट ख़त्म होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे एरिया में से ख़त्म होती जाएगी।